हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टोटल 58 क्वेश्चन इसी चैप्टर के कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 से। अ नॉन मेटल ए विच इज़ द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर व्हेन हीटेड विथ H2 in 1:3 रेशियो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन गिव्स अ गैस बी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कोई नॉन मेटल ए है, हमें फाइंड आउट करना है कि वो नॉन मेटल कौन सा है। लेकिन यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है कि वो लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर है, यानी हम जानते हैं कि जो एयर होता है वो एक कंपोजिशन ऑफ गैसेस होता है, यानी आप कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होने वाली गैस है वो कौन सी है, हमारी नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि एयर में टोटल 78% हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन, 21% होती है ऑक्सीजन और 1% बाकी अदर गैसेस होती हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल गया कि जो नॉन मेटल ए है हमारा वो क्या है, नाइट्रोजन। फिर आगे लिखा है कि जब हम नाइट्रोजन को हीट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे मोल का रेशियो दिया है कि नाइट्रोजन होना चाहिए 1 और जो हाइड्रोजन गैस है हमारी वो 3 मोल होनी चाहिए। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया है वो क्या है, हमारा आयरन। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें एक और गैस मिलेगी, गैस बी। फिर क्या है, ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीजन इट गिव एन ऑक्साइड सी। जब हम इस गैस बी को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें एक ऑक्साइड मिलेगी सी। और अगर हम इस ऑक्साइड को वाटर में पास करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, तो हमें मिलेगी एक एसिड। यानी यहाँ पे जो लास्ट प्रोडक्ट बना है हमारा वो क्या है, एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आप लोगों ने ऐसी एक एसिड पढ़ी होगी जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेम बताइए उसका, HNO3 न्यूट्रिक एसिड। ठीक, तो हमें यही बताना है पहले पार्ट में A B C और D क्या है। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि जो नॉन मेटल A है वो पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो चलिए समझते हैं। द लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर वो होता है हमारा नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। तो A क्या है, हमारा नॉन मेटल नाइट्रोजन है। जब आप नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को 1:3 रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, नाइट्रोजन 1 मोल लिया है और हाइड्रोजन गैस हमने 3 मोल लिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम इसको हीट करेंगे तो हमें जो गैस मिलेगी वो कौन सी होगी, अमोनिया, जो कि हमें कितने मोल मिलेगी, 2 मोल। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने मोल अमोनिया हमें मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा बी पार्ट हो गया, सॉरी कंपाउंड बी हो गया। फिर उसके बाद इस अमोनिया को हमने क्या किया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया है, जो कि क्वेश्चन में लिखा था। तो उसमें लिखा था कि हमें एक ऑक्साइड सी मिलेगी, और यहाँ पे जो ऑक्साइड सी है हमारी वो क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO। आई बात समझ में। और साथ में यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में निकलेगा। फिर इस ऑक्साइड सी को हमने इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कराया है, तो क्या मिला है हमें, HNO3, और यही हमारा D है, जो कि एक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब कि ये सामने वाले में क्या ऐड करेगा, ऑक्सीजन, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक, अब बी पार्ट हमसे पूछा गया था कि जो नॉन मेटल है किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आप जानते हैं कि ये हम ग्रुप कैसे निकालते हैं। आप इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो आप जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो आप जब इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2,5। और यहाँ पे जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, 10। तो हमारा ग्रुप नंबर निकल के आ जाता है। तो 10 + 5 = 15। तो 15th ग्रुप में हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन। और जिस ग्रुप में ये प्रेजेंट होता है उसको हम नाइट्रोजन फैमिली के नेम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 60. Give the steps involved in the extraction of metals of low and medium reactivity from their respective sulfide ores. तो आप जानते हैं कि जब भी हम अर्थ क्रस्ट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो हमें ओर के फॉर्म में मिलता है, यानी हमें प्योर मेटल नहीं मिलता है, हमें इम्प्योर मेटल मिलता है।
आप ये भी कह सकते हैं कि हमें ओर मिलता है। फिर उसमें से जो ओर होती है या तो वो कार्बोनेट की हो सकती है या फिर वो सल्फ़ाइड की हो सकती है। तो उसको हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके उससे हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यही हमसे पूछा गया है कि जब लो या फिर मीडियम रिएक्टिविटी के जो मेटल हैं उनकी हमें सल्फ़ाइड ओर मिली है, अगर आप इससे क्या करना चाहें, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहें, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो चलिए समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, रोस्टिंग। देखिए, जो मेटल सल्फ़ाइड की ओर होती हैं उसको जब हम हीट करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। यहीं पे अगर हमारे पास कार्बोनेट की ओर होती तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में फ़र्क होता है। सल्फ़ाइड के केस में रोस्टिंग की जाती है। तो क्या होता है रोस्टिंग में, मेटल सल्फ़ाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। क्या करते हैं हम, ओर की रोस्टिंग कराते हैं या फिर आप कह सकते हैं हीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड। फिर अब इस मेटल ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेप हो जाएगा रिडक्शन का। तो मेटल ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है मरकरी सल्फ़ाइड का। आप जानते हैं कि जो मरकरी की ओर होती है उसको हम साइनाइबर ओर भी बोलते हैं। तो ये नेम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराएंगे या फिर आप कह सकते हैं रोस्टिंग कराएंगे, तो हमें मिलेगा मरकरी का ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, साथ में यहाँ पे SO2 गैस मिलेगी, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, हम इस ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ इस ऑक्साइड का हीट करेंगे या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन रिमूव करना है तो हमें रिडक्शन करेंगे, तो हमें मरकरी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि मरकरी ही एक ऐसा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। साथ में यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे SO4 ही रहेगा। फिर अब हम समझते हैं कि मीडियम रिएक्टिव जो मेटल्स हैं या फिर आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मिडल में पाए जाते हैं, ठीक। तो ऐसे मेटल्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप जो होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप वो सेम होगा। जैसे रोस्टिंग, एग्जांपल के लिए हमने लिया है जिंक की ओर, जिंक सल्फाइड। आप इसकी क्या कराएंगे, रोस्टिंग, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। फिर दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, जो रिडक्शन वाली प्रोसेस होती है, इसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में यही एक डिफरेंस होता है कि लो रिएक्टिव मेटल्स के केस में हम किसी भी एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं रिडक्शन के लिए, लेकिन मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के केस में हम रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे हमारा कार्बन या फिर एल्यूमिनियम हो गया। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ चोक यानी कि कार्बन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग। तो यहाँ पे देखिए, जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के प्रेजेंस में क्या कराया है, हीट, तो हमें प्योर मेटल मिल गया जिंक, साथ में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिड्यूस। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम रिडक्शन बाय हीटिंग विथ एल्यूमिनियम भी कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम कार्बन की मदद से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसको आप एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में क्या कराएंगे, हीट, तो आपको मिलेगा आयरन जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, और साथ में यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड लगेगी। ये जो प्रोसेस होती है हमारी, ये आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको हम थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम रेलवे ट्रैक्स या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिनोमेनास दिए गए हैं, हमें बताना है इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है या फिर फैक्ट क्या है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेज इफ़ इट इज़ डिप्ड इन HNO3। यहाँ पे बोला गया है कि जब हम एल्यूमिनियम को नाइट्रिक एसिड में डुबोते हैं, रखते हैं, तो क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। हमें बताना है रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है हमारा, वो इस एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जमा देता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर थिक लेयर की प्रेजेंस की वजह से एल्यूमिनियम और नाइट्रिक एसिड ये दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। इसी वजह से इसका क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अभी हम लिख के समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए,
बी वाला पार्ट देखिए, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस टू ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो रीज़न क्या होता है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ पे टॉप पे होते हैं, और ये जो हमारा कार्बन होता है उसकी एफिनिटी इन दोनों के लिए कम होती है, इसी वजह से ये इनके ऑक्साइड्स को क्या कर पाता है, रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है ना। NaCl is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does conduct electricity in aqueous solution as well as molten state। तो रीज़न आप जानते हैं कि जो भी हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। ठीक, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आयंस जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। अब जब आयंस फ्री नहीं हैं तो हम करंट फ्लो ही नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन बात करें अगर हम एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट की, तो वहाँ पे फ्री आयन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। डी वाला है आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। तो आप जानते हैं गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग चढ़ाते हैं। रीज़न ये है कि जो जिंक होता है हमारा वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर है या फिर एयर है उससे खुद रिएक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जिंक जो है आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो नीचे इसके आयरन है हमारा मेटल वो हमारा सेफ पड़ा रहता है। ई वाला पार्ट देखिए, मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर नियर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। रीज़न ये है कि ये सभी जो होते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में बेशुमार होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये फ्री स्टेट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो किसी के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे और उसी कंपाउंड के फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबको एक वन बाय वन लिख के समझते हैं। ए वाला पार्ट क्या है, हमसे पूछा गया था कि एल्यूमिनियम को जब हम नाइट्रिक एसिड में ऐड करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी कम क्यों हो जाती है। तो बिकॉज एन ऑक्साइड ऑफ लेयर इज़ फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल विच प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, इसी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता है, या फिर आप कह सकते हैं उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। बी पार्ट है, जो सोडियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्बन होता है इसकी एफिनिटी इसके लिए क्या होती है, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, ना कि कार्बन के लिए। ठीक है, सी वाला पार्ट देखिए, रीज़न यही है कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें आयंस फ्री नहीं होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो करंट होता है वो ईजिली क्या करता है, फ्लो करता है। डी वाले पार्ट में हमें पूछा गया था कि हम आयरन आर्टिकल्स को गैल्वेनाइज क्यों करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जिंक की क्या करते हैं, कोटिंग चढ़ाते हैं, किसके ऊपर, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर। रीज़न ये है कि जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये खुद कोरोड हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर जो मेटल है आयरन उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कोरोजन से। ई वाला पार्ट क्या है कि जो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये मेटल्स हैं ये फ्री स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से ये हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 फर्स्ट पार्ट है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स ओर, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। यहाँ पे हमारे पास कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, हमें बताना है इसका रिएक्शन, यानी इसकी केमिकल इक्वेशन हमें लिख के बतानी है। पहला है रोस्टिंग ऑफ कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, यानी यहाँ पे कॉपर अपने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सेकेंड में हम क्या कराएंगे, इसकी रोस्टिंग कराएंगे, किसकी, कॉपर ऑक्साइड की, किसके साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ। थर्ड प्रोसेस में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और उसके बाद हमें क्या करना है, नीट एंड वेल लेवल डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कराया है, रोस्टिंग कराई है, किसकी, कार्बन सल्फाइड ओर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप इसको क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, तो आपको मिलेगी क्यूप्रस ऑक्साइड, साथ में यहाँ पे SO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। अब इस क्यूप्रस ऑक्साइड को हम किसकी प्रेजेंस में हीट कराते हैं, कॉपर सल्फाइड की प्रेजेंस में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, कार्बन का जो ऑक्साइड है
कॉपर का जो ऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे हमें हमारा प्योर मेटल जो कि है कॉपर वो मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए कार्बोनेट के केस में हमें क्या मिलता है, CO2 गैस मिलता है और सल्फाइड के केस में हमें SO2 गैस मिलता है। तो इस बात का ध्यान रहे। थर्ड में हमसे पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम करा रहे हैं उसका भी हमें क्या बताना है, रिएक्शन बतानी है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि हम जो एनोड होता है जो कि हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसके पास क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल्स की एक थिन ब्लॉक क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैथोड की यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, हम थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल को क्या करते हैं, रखते हैं। और आप जानते हैं कि जिस किसी भी मेटल का हमें प्योरीफिकेशन कराना होता है हम उसी का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कॉपर का प्योरीफिकेशन कराना है तो आप कॉपर सल्फेट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट को किसको ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट को। तो देखिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एनोड पे क्या होगा, ये जो कॉपर है वो अपने आयंस सोल्यूशन में देने लगेगा जिससे हमें मिलेगा CO2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन वो अपना लूज़ करता जाएगा और इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगा, ये जो आयन है ये उसकी कैथोड की तरफ माइग्रेट होने लगेंगे और धीरे धीरे करके कैथोड की स्ट्रिप पे जमा होने लगेंगे और इसी वजह से हमें जो कैथोड होता है वहाँ पे प्योर मेटल मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल जाएगा और हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब इसका फिगर हमें ड्रॉ करना था तो NCERT टेक्स्ट बुक का जो फिगर 3.12 है उसमें इस फिगर को दिखाया गया है। ठीक, तो आप वैसा ही लेवल डायग्राम बना दीजिएगा। Question number 63. Of the three metals X, Y and Z, X react with cold water, Y with hot water and Z with steam only. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारे पास 3 मेटल हैं X, Y, Z। X जो है रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर से, यानी कि जो X हमारा वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा Y है वो क्या कर रहा है, हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कि ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर हम बात करें Z की, तो ये स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है यानी ये क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब हमें X, Y और Z को आइडेंटिफाई करना है और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में उनको अरेंज करना है। तो देखिए आप लोगों ने ऐसा कौन सा मेटल पड़ा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है यानी रिएक्टिविटी सीरीज़ के टॉप पोजीशन पे होता है, वो हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हमारा सोडियम पोटेशियम हो गया। वाई जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में 3rd, 4th, 5th ऐसे पोजीशन पे यानी सोडियम पोटेशियम के बाद जो आते हैं वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे। और जो Z है हमारा, आप लोगों ने अपनी चैप्टर में एक मेटल का नाम पढ़ा होगा जो कि हमारा आयरन, वो क्या करता है, स्टीम के साथ ही सिर्फ रिएक्ट करता है। और इसका आप लोगों ने एक फिगर भी देखा होगा जिसमें हमने क्या किया था, एक मेटल का सैंपल लिया था और उसमें हमने H2 गैस पास की थी, वो फिगर भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। X इज़ मोर रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे आप सोडियम और पोटेशियम में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक, तो ये रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ। अब हमें रिएक्शन लिखनी है तो यहाँ पे देखिए सोडियम और वाटर, जो यहाँ पे आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि जो वाटर लिया है हमने वो कोल्ड वाटर लिया है। ठीक, तो ये क्या करता है, रिएक्ट करके हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। वाई को हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम है और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि मैग्नीशियम और हॉट वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे मिलेगा हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। अब जो Z है हमारा वो है आयरन, और ये वाली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो ये क्या करता है, सिर्फ स्टीम से ही रिएक्ट करता है, क्यों, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो आयरन और स्टीम ये जो रिएक्ट करते हैं तो हमें जो ऑक्साइड मिलती है उसका नेम क्या होता है, फेरुसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, साथ में यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। इसका मतलब ये कि जो X है हमारा वो मोस्ट रिएक्टिव है, Y उससे कम, फिर Z उससे कम, और हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था तो सबसे पहले हम सबसे कम वाले को लिखेंगे यानी आयरन को। तो यहाँ पे हमारा Z इज़ लेस रिएक्टिव देन Y इज़ लेस रिएक्टिव देन Z, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम। Question number 64. An element A burn with golden flame in air. It react with another element B, atomic number 17 to give a product C. हमारे पास कोई एलिमेंट A है, हमें नहीं बताया गया है कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो ये जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये गोल्ड फ्लेम देता है हमें।
ठीक है। और ये जो एलिमेंट ए है वो रिएक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट बी के साथ जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग गया होगा कि किसकी बात की जा रही है। फिर क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें एक प्रोडक्ट सी देंगे। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सी, ये जो सी है उसका एक्वस सोल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कंपाउंड डी और हाइड्रोजन गैस मिलती है। हमें ABCD को बताना है क्या है और इसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। तो देखिए जो मेटल ए है हमारा वो सोडियम है। ऐसा कैसे? देखिए आप लोगों के चैप्टर के जहाँ पे स्टार्टिंग हुई है वहाँ पे ही कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसमें आपको मिलेगा कि जो सोडियम होता है हमारा वो गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न करता है। और अगर नहीं भी दिया है तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि सोडियम आपका गोल्डन फ्लेम के साथ बर्न होगा। तो ए हमारा सोडियम हो गया। अब जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 है वो हमारा है क्लोरीन। और आप जानते हैं क्लोरीन Cl2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब आप सोडियम और क्लोरीन का क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट सी, जो कि मिलेगा हमें NaCl। अब NaCl का क्या करना है हमें, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि हम क्या करेंगे इसके ब्राइन सोल्यूशन को, यानी कि आप जानते हैं जो NaCl होता है उसका अगर हम एक्वा सोल्यूशन लें या फिर आप कह सकते हैं वाटर में उसको ऐड करें तो उसको हम ब्राइन बोलते हैं। तो जब आप इस ब्राइन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा है D, साथ में यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि क्लोरीन गैस भी मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे Cl2 और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 64। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 65। 2 ores A and B were taken. On hitting ore A gives CO2 gas, whereas ore B gives SO2. What steps will you take to convert them into metals? देखिए हमने आपको बोला था कि जब भी हम कार्बोनेट की ओर को क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे उसकी, या फिर आप कह सकते हैं कार्बोनेट की ओर से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करेंगे तो हमें जो गैस मिलती है वो कौन सी होती है, CO2। वहीं अगर हम बात करें सल्फाइड की, जब सल्फाइड की हम रोस्टिंग कराते हैं तो हमें जो गैस मिलती है वो है हमारी SO2 गैस। तो यहाँ पे हमने और पहचान लिया कि A और B किसकी ओर है। अब हमको इसके केमिकल इक्वेशन लिखनी है, स्टेप्स लिखना है। तो देखिए और A गिव्स CO2 ऑन हीटिंग, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा और A है वो मस्ट है कि वो कार्बोनेट का ही ओर होगा। तो कार्बोनेट ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक यहाँ पे हमने लिया है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिया है जिंक कार्बोनेट, आप इसको हीट कराएंगे, यानी आप जब कार्बोनेट की हीटिंग कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्शिनेशन। और जब हम इसका कैल्शिनेशन कराएंगे कार्बोनेट की ओर का तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। साथ में यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी था कि CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है। फिर क्या कराएंगे, हम इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हमारा चोक यानी कि कार्बन है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जिंक मेटल मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। अब और बी की बात करें अगर हम तो और बी गिव्स SO2 ऑन हीटिंग, इट मस्ट बी अ सल्फाइड और, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा Cu2S हो सकता है, ZnS हो सकता है, HgS हो सकता है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेबर और। तो हमारी ये और हो सकती हैं, जैसे इन सब की क्या हम कराएंगे, रोस्टिंग। कार्बोनेट और की केस में कैल्शिनेशन होता है, सल्फाइड और की केस में रोस्टिंग होता है। तो इन सब की आप रोस्टिंग करा रहे हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है कि आपको मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पे NCERT में ये जो टेम्परेचर है वो गिवन है तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सबका आपने ऑक्सीडेशन कराया, रोस्टिंग कराई तो आपको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। अब इनमें से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं रिडक्शन वाला। तो यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट जो कि यहाँ पर भी हमने क्या लिया है, चोक यानी कार्बन लिया है। इसका क्या कराएंगे हम, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, तो आपको प्योर मेटल जो कि है जिंक वो मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 65, ये NCERT एग्जाम्पलर का 3rd चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक सॉल्व किया है काफ़ी अच्छी तरीके से, आपको सभी समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।